हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एसए एकेडमी। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 10th के सिविक्स चैप्टर 1 पावर शेयरिंग से। आप लोगों के सब्जेक्ट की बहुत सारी वीडियोस डल चुकी हैं, बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं। प्लीज़ गेयर अप विद योर स्टडीज़, क्योंकि गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया है बोर्ड्स होंगे ही होंगे, पेन एंड पेपर फॉर्म में होंगे। थोड़े से डिले ज़रूर हो सकते हैं बट होने हैं, तो हमें अपनी तैयारी बहुत अच्छी रखनी है। तो आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस देखते रहिए और तैयारी करते रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर से। पावर शेयरिंग चैप्टर में हम सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि भाई पावर शेयरिंग होता क्या है। अगर हम किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं तो डेमोक्रेसी का स्पिरिट मेंटेन करने के लिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है पावर को शेयर्ड रखना। हम पावर को किसी भी एक इंसान के हाथ में नहीं दे सकते, क्योंकि पावर शेयरिंग का मतलब ही ये होता है कि कोई भी एक सिंगल ऑर्गन या सिंगल लेवल के हाथ में पावर नहीं हो सकती। इट मस्ट बी डिवाइडेड, क्योंकि उसका डिवाइडेड होना ज़रूरी है, वरना हम लोग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में रहने के बाद भी ये सोचेंगे कि कोई अथॉरिटी है जिसके अधीन हम रह रहे हैं और हमारा अपना कोई वजूद नहीं है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। अब इस चैप्टर में हमें दो जगह दी हुई हैं, बेल्जियम एंड श्रीलंका। इन दोनों जगह के बीच में एक कंपैरिजन है, यहाँ पे पावर शेयरिंग कैसे थी, पावर शेयरिंग की प्रॉब्लम थी और क्या सल्यूशन निकाला गया, इसके ऊपर अब हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बेल्जियम के बारे में पढ़ते हैं कि बेल्जियम की स्टोरी क्या थी। कि बेल्जियम एक छोटी सी कंट्री है यूरोप की, और इसका जो एरिया है इट इज़ इवन स्मॉलर दैन द स्टेट ऑफ हरियाणा। हमारी एक स्टेट है हरियाणा, उससे भी छोटा एरिया है बेल्जियम का। बेल्जियम की जो बाउंड्री है वो कहाँ कहाँ किन किन के बॉर्डर से टच करती है, फ्रांस, नीदरलैंड्स, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। इवन बेल्जियम की जो पॉपुलेशन है वो हरियाणा की पॉपुलेशन से आधी है, मतलब 1 करोड़ पॉपुलेशन है लगभग। इनफैक्ट इसके बाद आप ये देखोगे कि बेल्जियम की जो एथनिक कॉम्पोजिशन थी ना, वो भी थोड़ी सी गड़बड़ थी, थोड़ी कॉम्प्लेक्स थी। ऐसा क्यों? क्योंकि पूरी कंट्री की टोटल पॉपुलेशन की 59% लोग जो हैं वो फ्लेमिश रीजन में रहते थे और वो डच लैंग्वेज बोलते थे, और 40% जो लोग हैं वो वेलोनिया रीजन में रहते थे और वो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे। रिमेनिंग 1% लोग जो हैं वो जर्मन लैंग्वेज बोलते थे। अब इसके बाद भारी प्रॉब्लम थी इस कंट्री के कैपिटल सिटी में, विच वॉज ब्रुसेल्स। वहाँ पे 80% लोग फ्रेंच बोलते थे। ये देखो ये कितनी आयरनिकल सिचुएशन है, यहाँ पे फ्रेंच स्पीकिंग लोग ज़्यादा हैं जो पूरी कंट्री में माइनॉरिटी में हैं। यहाँ पे 80% लोग फ्रेंच स्पीकिंग हैं और 20% लोग डच स्पीकिंग हैं। अब ये भी कहा जाता है यहाँ पे कि पूरी कंट्री में जो माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं ना, वो डच के कंपैरेटिवली रिच थे और पावरफुल भी थे। तो जो डच लोग हैं उनका ऐसा दावा है कि हमें स्टार्टिंग से ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एजुकेशन ना बहुत लेट से मिला। अब इन बातों की वजह से डच और फ्रेंच दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में थोड़ी सी टेंशन्स क्रिएट हो गई। 1950s 1960s में ये स्टार्ट हो गया था, और ये जो टेंशन्स थी ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक थी ब्रुसेल्स में, क्योंकि ब्रुसेल्स वाज द कैपिटल सिटी, और ब्रुसेल्स में ही ऐसी सिचुएशन थी कि जो कम्युनिटी, जो लैंग्वेज कम्युनिटी कंट्री में माइनॉरिटी में है वो ब्रुसेल्स में मेजॉरिटी में थी। तो ये एक प्रॉब्लम थी। अब इन्होंने इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन निकाला, वो मेन बात यहाँ पे खड़ी होती है। इन्होंने निकाला अकोमोडेशन का रास्ता। नाउ व्हाट वाज अकोमोडेशन? इन्होंने क्या किया, बेल्जियन लीडर्स जो थे उन्होंने एक बहुत ही अलग पाथ चूज करा, एंड विच वॉज वेरी कमेंडेबल जॉब। इन्होंने 1970 से लेकर 1993 के बीच में अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार अमेंड करा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट 1 मार्कर क्वेश्चन। इन्होंने एक ऐसा अरेंजमेंट बनाया जिसकी वजह से सारे लोग कंट्री में एक साथ पीसफुली रह सकें, किसी लैंग्वेज के बीच में कोई मतभेद ना हो, सभी कम्युनिटीज़ को हम इक्वल दर्जा दें, और ये बहुत ही इनोवेटिव आइडिया था। इन्होंने फर्स्ट स्टेप क्या उठाया कि इनके कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली सेंट्रल गवर्नमेंट में जितने भी मिनिस्टर्स थे वो मिनिस्टर्स इक्वल इन नंबर थे। इक्वल इन नंबर मतलब जितने फ्रेंच लैंग्वेज के मिनिस्टर्स थे उतने ही डच कम्युनिटी के भी मिनिस्टर्स थे। सो दिस वाज वेरी गुड, कोई भेदभाव ही नहीं रखा। उसके बाद इन्होंने ये भी बोला कि अगर कोई स्पेशल लॉ है, कोई ऐसा एक्ट है, स्पेशल लॉ बनना है, तो उसको मेजॉरिटी सपोर्ट चाहिए होगा दोनों कम्युनिटीज़ का। यहाँ पे भी इन्होंने लिंग्विस्टिक लेवल पे दोनों कम्युनिटीज़ को इंपॉर्टेंस दे दी कि किसी एक कम्युनिटी का डिसीजन चलेगा नहीं, दोनों का होना ज़रूरी है। नेक्स्ट चीज़ इन्होंने क्या देखी कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट नहीं है। दोनों के पास अपने अलग अलग लेवल के अकॉर्डिंगली पावर है और दोनों अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करेंगे। अब इसके बाद क्या है कि ब्रुसेल्स की अपनी एक सेपरेट गवर्नमेंट थी, जिस गवर्नमेंट ने उसने दोनों कम्युनिटीज़ को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी, मतलब फ्रेंच स्पीकिंग लोगों को भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन एंड डच स्पीकिंग लोगों को भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो बेल्जियम के मॉडल से आया हमारे सामने, इट वाज ऑफ कम्युनिटी गवर्नमेंट। इसका आपको ध्यान रखना है कि हमारे पास बेल्जियम में सेंट्रल और स्टेट के अलावा एक थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट आई थी विच वॉज कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट को किसने इलेक्ट करा था? जो लोग थे जो पर्टिकुलर एक एक लैंग्वेज कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, जैसे डच,
फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग। ये मैटर नहीं करता कि वो कहाँ रहते हैं, ये जो गवर्नमेंट है ये इन कम्युनिटी के लोगों ने अपने आप अपने अपने रीजन के हिसाब से इलेक्ट करी थी, और ये जो गवर्नमेंट है इसके पास पावर थी रिगार्डिंग द कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज। तो बेल्जियम का मॉडल स्टार्टिंग में तो हमने देखा काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था, बट कितनी ईजिली, कितने अच्छे से बेल्जियन लीडर्स ने सारी चीज़ों को सॉल्व कर दिया, किसी के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, एंड बिल्कुल इन्होंने सिचुएशन को नॉर्मल करके ले आए, कोई मेजॉरिटी माइनॉरिटी का किस्सा ही नहीं रहा। बट वहीं पे हम अनदर पार्ट पे श्रीलंका की सिचुएशन पढ़ेंगे ना। श्रीलंका की सिचुएशन भी कुछ ऐसी ही थी, जैसे बेल्जियम में लड़ाई झगड़ा था वैसा ही यहाँ पे भी लड़ाई झगड़ा था। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम थी देखते हैं। श्रीलंका जो है ये एक आइलैंड नेशन है, और ये हमारे सदर्न कोस्ट मतलब तमिलनाडु से थोड़े ही किलोमीटर्स की दूरी पर है। यहाँ पे 2 करोड़ लोग रहते हैं, हरियाणा के सेम। जैसे श्रीलंका जो है हमारे सब जगह पे डाइवर्स पॉपुलेशन है, वैसे श्रीलंका में भी डाइवर्स पॉपुलेशन है, अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं। मेजर सोशल ग्रुप्स जो यहाँ पे रहते हैं वो है सिन्हाला स्पीकर्स, 74% सिन्हाला स्पीकर्स रहते हैं यहाँ पे, और तमिल स्पीकर्स रहते हैं 18%। अब ये जो तमिल स्पीकर्स हैं इन्हें सब डिवाइड कर दिया गया है 2 पार्ट्स में। 13% जो है वो है श्रीलंकन तमिल्स, और बचे हुए 5% जो है वो है इंडियन तमिल्स। अब इंडियन तमिल्स कौन है और श्रीलंकन तमिल्स कौन है? जो लोग तमिल नेटिव्स हैं, जो तमिल में ही तमिल के नेटिव्स हैं जो, वो है श्रीलंकन तमिल्स। एंड वो लोग जिनके फोर फादर्स इंडिया से आए थे प्लांटेशन वर्कर्स बनकर कॉलोनियल पीरियड के टाइम पर, वो बन गए इंडियन तमिल्स। तो इस तरीके से यहाँ पे बाइफर्केशन हुआ। इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे मेजॉरिटी बेसिस पे जो रिलीजन फॉलो होता था वो था बुद्धिज़्म। सिन्हाला स्पीकिंग लोग जो थे वो ऑलमोस्ट बुद्धिज़्म को फॉलो करते थे, और वो बुद्धिज़्म को ही आगे प्रमोट भी करते थे। और जो रिमेनिंग जो तमिल्स थे वो हिंदूज़ भी थे और मुस्लिम भी थे, वो उस हिसाब से अपना रिलीजन फॉलो करते थे। और जो 7% लोग थे वो थे क्रिश्चियंस, जो तमिल भी थे और सिन्हाला भी थे। सिचुएशन धीरे धीरे वर्स होनी स्टार्ट हो गई, क्योंकि सिन्हाला कम्युनिटी तो बिगेस्ट मेजॉरिटी में थी। अब वो पूरी कंट्री के ऊपर अपनी मर्जी थोपती थी, और सब जगह सिन्हाला की ही मर्जी चलती थी। धीरे धीरे यहाँ पे सिचुएशन इतनी वर्स हो गई कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने भी अपनी बुद्धि ना लगाते हुए मेजॉरिटेरियनिज्म को फॉलो कर दिया। मेजॉरिटेरियनिज्म का सीधा मतलब ये है कि जब डेमोक्रेटिकली जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है वो मेजॉरिटी बेसिस पे होती है और मेजॉरिटी की ही चलती है, ये होता है। श्रीलंका जो है वो इंडिपेंडेंट हुई थी 1948 में। दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट 1 मार्कर क्वेश्चन। 1948 में इंडिपेंडेंट बनने के बाद यहाँ के लीडर्स ने ये सोचा कि हम सिन्हाला कम्युनिटी को डोमिनेटिंग बना देते हैं, क्योंकि ये मेजॉरिटी में है, तो उन्होंने सिन्हाला सुप्रीमेसी बना दी, मेजॉरिटेरियन मेजर्स को फॉलो किया। 1956 में, रिमेंबर दिस ईयर, 1956 में उन्होंने एक एक्ट निकाला, जिस एक्ट के अकॉर्डिंगली उन्होंने सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया और तमिल को डिसरिगार्ड कर दिया। गवर्नमेंट ने सिन्हाला स्पीकिंग लोगों को, सिन्हाला स्पीकिंग एप्लीकेंट्स को सब जगह पे फेवर करना स्टार्ट कर दिया, प्रेफरेंस देनी स्टार्ट कर दी इन यूनिवर्सिटी प्रोविजंस, गवर्नमेंट जॉब, सब जगह। इनफैक्ट एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया जिसमें यह बोला गया कि हमारी जो स्टेट है वो बुद्धिज्म को फॉलो करेगी, बुद्धिज्म को ही प्रीच करेगी। तो ऑफिशियल तरीके से रिलीजन भी बुद्धिज्म बना दिया गया। सारे गवर्नमेंट मेजर्स जो थे एक के बाद एक ऐसे आ रहे थे जिसमें जो श्रीलंकन तमिल्स थे उन्हें थोड़ी सी एलियनेटेड फीलिंग आ रही थी कि हमें साइड करके दूध में से मक्खी की तरह निकाल फेंका है और हमें कोई पूछता ही नहीं है क्योंकि हम माइनॉरिटी में हैं। उन्हें बहुत बुरा लगने लगा। उन्होंने धीरे धीरे अपने आप की पावर दिखाने के लिए, अपने लैंग्वेज के लिए, अपने कल्चर के लिए, अपने लिए आवाज़ उठाने के लिए उन्होंने गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को डिनाई करना स्टार्ट करा। उन्होंने बोला कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, हमें जॉब्स नहीं मिलती, हमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती और हमारे इंटरेस्ट को आप लोग इग्नोर कर रहे हैं। श्रीलंकन तमिल्स ने पार्टीज़ बनाई, स्ट्रगल मूवमेंट्स करी और ये बोला कि तमिल को एक ऑफिशियल लैंग्वेज बनाओ, हमें रीजनल ऑटोनॉमी दो, हमें इक्वालिटी दो, हमें एजुकेशन चाहिए, हमें जॉब्स चाहिए। सब जगह पे उन्होंने अपनी डिमांड्स रखना स्टार्ट कर दिया और उनकी डिमांड्स को कॉन्टिन्यूसली रिपीटेडली डिनाई किया जाता था। 1980s में काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म की गई, जिन ऑर्गेनाइजेशंस में तमिलियंस ने एक इंडिपेंडेंट स्टेट की डिमांड करी एंड द नेम ऑफ द स्टेट वाज तमिल एलाम। उन्होंने बोला कि हम जगह, यहाँ पे बेसिकली जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग थे वो श्रीलंका के नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट से थे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब उन्होंने बोला कि हम इतना डिस्क्रिमिनेशन नहीं सहेंगे। ये जो प्रॉब्लम अराइज हो रही थी इसकी वजह से दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में डिस्ट्रस्ट वाली सिचुएशन आ रही थी एंड दिस टर्न्ड इनटू अ सिविल वॉर। रिजल्ट ये रहा कि हज़ारों लोग जो थे दोनों कम्युनिटीज़ के मारे गए, बहुत सारी फैमिलीज़ को रेफ्यूजीज़ बन के कंट्री छोड़ के जाना पड़ा। तो श्रीलंका जो है
इतने अच्छे से चल रही थी, इंडिपेंडेंट भी हुई, बट श्रीलंका मेंटेन नहीं कर पाई। धीरे धीरे करके सिचुएशन वर्स्ट होती गई। बट हमने देखा कि ये जो सारी प्रॉब्लम थी ये 2009 में ख़त्म हुई है फाइनली, और अब श्रीलंका का आज की डेट में काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, सब चीज़ों में। बट कहीं ना कहीं जो सिविल वॉर हुआ था उसका एक बहुत ही टेरिबल रिजल्ट रहा था श्रीलंका के ऊपर। श्रीलंका की सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक लाइफ हर तरीके से ख़राब हो गई थी। तो ये प्रॉब्लम हुई थी दोनों कंट्रीज़ में, और दोनों कंट्रीज़ ने अपने अपने बुद्धि से, अपने अपने तरीके से अलग अलग मेजर्स लगा के अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करा। अब यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन उठता है, व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल? हमें क्यों चाहिए पावर शेयरिंग, जरूरत ही क्या है? तो अब यहाँ पे हम पावर शेयरिंग डिजायरेबल हमारे लिए क्यों है, क्योंकि एक सबसे पहला इसका बड़ा रीजन है कि इसकी वजह से सोशल ग्रुप्स के बीच में होने वाले कन्फ्लिक्ट्स के ऊपर थोड़ा सा स्टॉप लग जाता है। क्योंकि सोशल कन्फ्लिक्ट कब होगा? सोशल कन्फ्लिक्ट तब होगा जब किसी एक के हाथ में पावर होगी, जब पावर बटी हुई नहीं होगी। बट ऐसा नहीं है। पावर शेयरिंग एक बहुत अच्छा तरीका है जिसकी वजह से हम पॉलिटिकल ऑर्डर्स को स्टेबल कर सकते हैं। मेजॉरिटी कम्युनिटी अपनी मर्जी, अपनी विल माइनॉरिटीज के ऊपर थोप नहीं सकती। तो इसकी वजह से कोई भी माइनॉरिटी कम्युनिटी को, कोई भी कम्युनिटी को मेजॉरिटीज लोगों की टायरनी सहनी नहीं पड़ेगी। एंड अनदर इंपॉर्टेंट रीजन वॉज कि पावर शेयरिंग तो अच्छी है ना डेमोक्रेसी के लिए। पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेटिक रूल जो है उसका मतलब ही ये है कि पावर शेयर रहेगी। लोग जो है उनके पास राइट है कि वो गवर्नमेंट में अपने हिसाब से कंसल्ट कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम सामने रख सकते हैं। एंड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को तो लेजिटिमेट गवर्नमेंट ही तब कहेंगे ना जहां पे सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन है। अगर सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन नहीं होगा, सिटीजन्स के हाथ में पावर नहीं होगी, तो पूरा का पूरा सिस्टम ही स्टेक पे आ जाएगा। इसीलिए पावर शेयरिंग डिजायरेबल है। यहाँ पे हम जो रीजंस हैं उन्हें हमने डिवाइड करा है दो पार्ट्स में, विच इज प्रूडेंशियल एंड मॉरल रीजंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्कर में पूछा जाता है। प्रूडेंशियल रीजन जो है वो ये बताते हैं कि पावर शेयरिंग जो है वो बेटर आउटकम्स लेकर आएगी, और मॉरल रीजंस ये बताते हैं कि पावर शेयरिंग तो वैल्यूएबल है। पावर शेयरिंग के वजह से ही सब कुछ चल रहा है, और डेमोक्रेसी में जो सारा का सारा सिस्टम है वो पावर शेयरिंग के ऊपर ही डिपेंडेंट है। तो पावर शेयरिंग तो होनी ही चाहिए। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस चैप्टर इज फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। हमने 4 तरीके पढ़े हैं पावर शेयरिंग के, और पावर शेयरिंग को क्विक डिसीजंस के हिसाब से, उनकी इमरजेंस इन डेमोक्रेसी के हिसाब से अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में डिवाइड कर दिया गया है, अलग अलग अरेंजमेंट्स बना दिए गए हैं। जिसमें सबसे पहला है पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। इसे हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल आपको मैं बता दूं, आप लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा है, हॉरिजॉन्टल लाइन स्लीपिंग लाइन को कहते हैं। स्लीपिंग लाइन का मतलब मैं आपको एक निशानी से याद करवाती हूं कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी ये हमारी गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स हैं। अब ये स्लीपिंग लाइन में है, इसका मतलब इनमें से किसी की भी पावर ज्यादा और कम नहीं है, तीनों के पास बराबर पावर है क्योंकि तीनों स्लीपिंग लाइन में चल रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो तीनों ऑर्गन्स हैं, ये तीनों ऑर्गन्स सेम लेवल पे हैं। अलग अलग जो इनकी पावर्स हैं अपनी फील्ड्स में वो ये एक्सरसाइज करते हैं। ये इंश्योर भी करते हैं कि कोई ऑर्गन अनलिमिटेड पावर को यूज तो नहीं कर रहा। ये एक दूसरे को चेक भी करते हैं। इनका जो ये रिजल्ट है ये बैलेंस ऑफ पावर दिखाता है कि इन तीनों के बीच में बराबरी का सम्मान हो, इनका बैलेंस हो प्रॉपर। एग्जीक्यूटिव जुडिशरी को चेक कर सकता है, जुडिशरी लेजिस्लेचर को चेक कर सकता है, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव को चेक कर सकता है। एंड दिस वेरी सिस्टम, दिस अरेंजमेंट इज नोन एज अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, जो होना जरूरी है। नेक्स्ट थिंग इज वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। अब देखो वर्टिकल का क्या मतलब है, आप लोगों ने पढ़ा था ना, वर्टिकल लाइन इज स्टैंडिंग लाइन, जो सीधी लाइन होती है, जो खड़ी हुई स्टैंडिंग लाइन होती है। इसका मतलब है व्हेन पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। डिफरेंट लेवल्स होते हैं गवर्नमेंट के, जैसे एक तो जनरल गवर्नमेंट होती है जो पूरी कंट्री के लिए आती है, जो सेंट्रल लेवल पर होती है। उसके बाद जो गवर्नमेंट्स आ जाती हैं वो अलग अलग रीजनल लेवल की होती हैं, प्रोविंशियल लेवल की होती हैं। एंड बेसिकली यही पूरा सिस्टम जो है वो फेडरल गवर्नमेंट कहलाता है। इसीलिए इस डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म को फेडरल फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। यहाँ पे आप इंडिया को रेफर कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट है, जिसे हम यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं, और उसके बाद हमारे पास अलग अलग स्टेट्स के हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट्स हैं। तो इंडिया में जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, पहले यहीं तक था हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट था एंड देन स्टेट गवर्नमेंट था। बट उसके बाद बाकी सब कंट्रीज की तरह जब धीरे धीरे डेवलपमेंट्स होने लगी तो हमने भी देखा और हमने फर्दर डिवाइड करा, और एक और लोअर लेवल हम लेकर आए जिसे हमने लोकल गवर्नमेंट्स का नाम दिया। तो धीरे धीरे लोकल गवर्नमेंट्स में हमने म्युनिसिपैलिटी और पंचायत को इंक्लूड करा था। तो धीरे धीरे ये जो बाइफर्केशन होता गया, ये
फेडरल डिवीजन जो पावर का बनता गया, इसका मतलब ये रहा कि सेंट्रल के पास ज़्यादा पावर है, स्टेट के पास उससे थोड़ी कम पावर है और लोकल के पास उससे थोड़ी कम पावर है, क्योंकि ये वर्टिकल डिवीजन में है यहाँ पे। बट तीनों के पास अपने अपने फील्ड में अपने अकॉर्डिंगली पूरी पावर है। ऐसा नहीं है कि सेंट्रल लोकल को मना कर देगा कि आप अपनी पावर का इस्तेमाल ना करो, और ऐसा भी नहीं है कि स्टेट को सेंट्रल मना कर देगा कि आप अपनी पावर का इस्तेमाल मत करो। तीनों के पास अपने अपने लेवल पे प्रॉपर पावर्स हैं जिनको वो यूटिलाइज करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। नेक्स्ट वेरी पावर फंक्शन इज पावर में बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। अलग अलग सोशल ग्रुप्स जैसे रिलीजियस और लिंग्विस्टिक ग्रुप्स होते हैं। ये आप कम्युनिटी गवर्नमेंट का एग्जाम्पल ले सकते हो जो बेल्जियम में बनी थी। ये बहुत सही एग्जाम्पल है इसका, जहाँ पे सोशली वीकर सेक्शंस जो होते हैं, औरतें होती हैं, उनको भी रिप्रेजेंटेशन देने के लिए हम एक अलग ग्रुपिज्म बना देते हैं उनका, और हम एक सोशल ग्रुप में उनको बांट देते हैं ताकि उनकी जो पावर है वो वहाँ पे कन्फाइंड रहें। ऐसा एग्जाम्पल हमारी कंट्री में है रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज का। आपने देखा है कि हमारी गवर्नमेंट में हमने एडमिनिस्ट्रेशन में रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई हुई हैं ताकि जो लोग हैं, जो SC ST हैं, जो वुमेन कोटा है, उन्हें एलियनेटेड फील ना हो, और इस मेथड से हम माइनॉरिटी कम्युनिटी को एक फेयर शेयर दे सकते हैं हमारी पावर में। फोर्थ थिंग इज व्हेन पावर इज शेयर्ड अमंग इन द वे, बेसिकली इन द वे, ऐसा अरेंजमेंट होता है पावर शेयरिंग का, इन द वे पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स, इन द वे दे कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस देयर पावर। उस तरीके से ये चौथी फॉर्म बनती है हमारी पावर शेयरिंग की। इसमें डेमोक्रेसी में जो सिटीजन्स होते हैं उनके पास फ्रीडम होती है कि वो अपनी पावर को अपने अकॉर्डिंगली एक्सरसाइज कर सकें, और इसकी वजह से एक फेयर कॉम्पिटिशन बन के सामने आता है। पॉलिटिकल पार्टीज में भी एक लॉन्ग रन तक एक अच्छा कॉम्पिटिशन, एक हेल्दी कॉम्पिटिशन बनकर सामने आता है, जिसमें हर एक ग्रुप, हर एक पार्टी अपनी आइडियोलॉजी को इंडिपेंडेंटली फ्रीडम के साथ सामने रख सकती है। जब दो या दो से ज़्यादा पार्टीज होती हैं, वो अलायंस बनाती हैं इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए, और अगर उनकी अलायंस इलेक्ट हो जाती है तो वो कोलिशन गवर्नमेंट बनाते हैं, मतलब वो अपनी पावर को शेयर करते हैं। और डेमोक्रेसी में तो हमने देखा है अलग अलग इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, जैसे ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर्स, इंडस्ट्रियल वर्कर्स, तो ये सब अपने अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट से जैसे इनको मिलता है ये अपनी पावर को शेयर करते हैं, ये अपनी इन्फ्लुएंस लाते हैं सबके सामने, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में अपना वजूद दिखाते हैं, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने देखा इस चैप्टर में कि किस तरीके से गवर्नमेंट जो है पावर शेयरिंग का अरेंजमेंट रखकर पूरे सिस्टम को स्टेबल बना सकती है। एंड नाउ वी हैव सम होमवर्क क्वेश्चंस फॉर यू, जिसे आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच रिलीजन वाज फॉलोड बाय सिन्हाला स्पीकिंग पीपल। सेकंड, which city was chosen as headquarters of European Union? Third, in which year the act was passed in Sri Lanka making Sinhala official language? Fourth, in which division power is shared among different levels? So very easy and very important homework questions. I hope आप लोगों को पूरा चैप्टर समझ आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। जो भी चैप्टर आपको डिफिकल्ट लग रहा है कमेंट बॉक्स में आप छोड़िए, मैं नेक्स्ट वीडियो उसी चैप्टर पर बना दूंगी। कमेंट कीजिए अपनी क्वेरीज अपने सजेशंस के साथ, आंसर्स कीजिए क्वेश्चंस के, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फॉलो अप करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।